लिए और मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं हैं। अब आते हैं आज के हमारे सवाल के ऊपर। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच का जो लोग हवाला देते हैं, कैसा सेकुलर पाकिस्तान जिन्ना साहब चाहते थे? इश्तियाक सर, ओवर टू यू। अरविंद, बड़ी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के अंदर एक खास लेफ्ट और लिबरल जो लोग हैं ना, जो वेस्टर्नाइज्ड एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटीज में पोजीशंस होल्ड करते हैं, और वो एक माइनॉरिटी है बाय द वे, लेकिन वो एक वोकल माइनॉरिटी है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, उनकी अंग्रेजी बाकियों से बेहतर है, तो वो ज्यादा नजर आते हैं मीडिया में, समझ गए हैं। और साथ जो हमारा एक एडवेंचरस लेफ्ट है, इनकलाब, ये वो जो माओ से टुंग से इंस्पायर हुआ, वो इसके बहुत बड़े शदाई हैं इस थियोरी के। मगर बाकी लोगों के अंदर जो है ना, मेन स्ट्रीम के अंदर तो यही कहा गया है कि जिन्ना साहब बहुत बड़े अच्छे मुसलमान थे, रसूल अल्लाह से इंस्पिरेशन लेते थे, उन्होंने तो कुरान और शरीयत का बार बार जिक्र किया है, तो वो लोग भी झूठ नहीं बोलते। बात यह कि जिन्ना साहब ने लोगों को ऑन बोर्ड लाना था विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, ये याद रखें। उससे पहले तो पाकिस्तान की डिमांड नहीं ना थी कोई, तो उसके अंदर सारी हिंदुस्तान में बिखरे हुए मुसलमानों को अगर आपने अपने साथ लाना है, तो कौन सा वो पॉइंट है जो हिंदुओं से और बाकियों से अलग है? तो वो तो मजहब का है ना, और तो कोई वजह नहीं है। हमारे लोग बात भी वही करते हैं, सारा जिंदगी का तर्ज भी वो एक जैसे ही है तकरीबन, छोटे छोटे फर्क तो होते हैं। तो मजहब का इन्होंने कार्ड इस्तेमाल किया, और सच्ची बात यह है कि हमारा ये लिबरल लेफ्ट बहुत करप्ट है और झूठा है। कहते हैं कि उलमा ने पाकिस्तान की अपोजिशन की, ये इट इज द बिगेस्ट लाई ऑन अर्थ। जब ये आए तो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के अंदर, तो इन्होंने वहां के जो मेन स्ट्रीम मुसलमान थे, हाँ जी, उनका साथ लिया, और वो थे बरेलवी मेजॉरिटी। और साथ उनके थे जो पीर होते हैं, उन श्राइन्स के जो हेड हैं, और उनकी मदद से इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है। पाकिस्तान का नारा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर, गुजरांवाले के अंदर, पंजाब, सेंट्रल पंजाब में आम लगा है, जलंधर के अंदर लगा है। और ये मुझे किसने बताया था? जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो मेरी जो पंजाब वाली किताब में उनका जिक्र भी है और पूरा वो एविडेंस भी है। इसके अलावा इन्होंने आम जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी पीर बना के, पीरों के नाम दे के, तो अपने अपने इलाके में भेजा कि आप इस्लाम को वोट दें। मैंने कोट किया है, वहां पे एक खातिब हैं जो सीनियर मौलवी होते हैं महल जेलम के, उन्होंने एक कंट्रास्ट किया कि मुस्लिम लीग को वोट देना है और होली प्रॉफिट को देने के मुताबिक है, और खिजर टिवाने को वोट देने का मतलब है कि आप कुफर के साथ खड़े हुए हैं। तो इन्होंने ये कंट्रास्ट करके लोगों को इस्लाम के नाम पे अपने साथ लाए हैं। अब बात ये है कि वो सारे 7 साल कहाँ गए भाई? उसके बाद हुआ क्या? पंजाब के अंदर तो वो क्या कहते हैं, खून की नदियां बही। हाँ जी, मुसलमान मारे गए, हिंदू मारे गए, सिख मारे गए। पंजाब की जो 33.7 मिलियन पॉपुलेशन थी, उसमें से 10 मिलियन लोग, 30% लोग अपने घर छोड़ के बेघर हुए। 8,00,000 हिंदू, मुस्लिम, सिख, औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे गए। तो ये सारा तो मजहब के नाम पे हुआ यार। आप एक दिन ये सारा कुछ करके तो अगले दिन कह देते हैं 11 अगस्त को कि आज से हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन अ रिलीजियस सेंस, बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ, बट एज सिटीजन ऑफ द स्टेट। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। लोगों ने तकरीर सुनी, तालियां मारी, और उसके बाद
ना कायदे आजम ने उसका कभी दोबारा जिक्र किया, ना उनकी मुस्लिम लीग ने किया। उसके बाद सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोबारा इस्लाम को ले आती हैं। तो एक स्पीच, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, शरीफ अल मुजाहिद, उनका ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि वन सनी डे डज नॉट मेक अ मेक अ समर। समर। हाँ, हम्म। तो ये बात एक ही स्पीच के पीछे, और जो पहले हुआ 7 साल और उसके बाद जिन्ना साहब की डेथ के बाद जो वो कहते रहे हैं, ये उसको इग्नोर करके अगर कोई एक आर्गुमेंट देते हैं, दिस इज अ केस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ठीक है। तो सर, जो बुनियादी सवाल है वो अभी भी जिंदा है, और वो ये है, तो इतनी बड़ी स्पीच होती है, मुल्क बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वहां पर जिन्ना साहब एड्रेस कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे अंग्रेज भी बैठे हैं, और वो जी। इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट है, जो रियासत है, उसका वहां के लोगों के मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा। हम्म। ठीक है, इतनी बड़ी हाँ। बात वो कह जाते हैं, क्या वजह है उसके पीछे? आपकी हाँ। किताब आ रही है, लेकिन हमें बताएं क्यों कहा उन्होंने आखिर ऐसा? क्या वो उन्हें किसी बात का कोई खौफ था कि इस एक स्पीच की वजह से मुमकिन है इंडिया से एक इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, या कुछ भी जो आपके जहन में चल रहा था? आई एम श्योर आपकी एक इसके ऊपर एक बहुत ही वाज़ेह आपका स्टैंड है, वो हमें बताएं प्लीज। हाँ, आपने थोड़ा सा उसका जिक्र तो कर ही दिया है। बात ये है कि 16 अगस्त को जब हुए कैलकाटा के अंदर कम्युनल राइट्स, और उसके बाद बिहार में हुए, तो बिहार के अंदर वन साइडेड मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। हम्म। और तब जिन्ना साहब की थी कि हमें आने वाले वक्त में एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का भी सोचना पड़ेगा। और उसके बाद वो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का 2-3 बार फिर भी उसके उन्होंने जिक्र किया है। मगर जैसे जैसे ये अब पार्टीशन होने वाली है और ये फिसाद शुरू हो गए पंजाब के अंदर खास तौर पे, और खबरें आ रही थी कि देखे मार्च 1947 से लेके जो फिसाद हुए, वो मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्टर्न और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, हम्म। जिसमें ज्यादा अटैक सिखों के ऊपर हुए रावलपिंडी में, और मुल्तान में हिंदुओं के ऊपर। और ये चलता रहा, और कई हिंदू और सिख अपनी दुकानें बेच के, अपने घर बेच के तो जाने भी शुरू हो गए। समझ गए आप? 4.5 बिलियन यहाँ पे होते थे हिंदू सिख हमारे पंजाब में। हम्म। इधर से वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, बट द लार्ज मेजोरिटी वाज स्टिल देयर है। ठीक है जी। मुसलमानों पे तो पहला अटैक जुलाई के शुरू में हुआ है, और अगस्त जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो फिर खास तौर पे सिखों के जत्थे जो होते हैं हॉर्स बैक पे, उन्होंने मिलके ज्यादा से ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिए, क्योंकि वजह यह है कि इधर हमारी तरफ ज्यादा सिखों को मारा गया था। हम्म। तो ये भी फैक्ट है ना। और उन्होंने ऑर्गेनाइज होके अटैक शुरू कर दिए, तो जाहिर है मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब को ये खबरें तो आ ही रही थी ना कि अब वहां पे क्या होने वाला है। तो इन हालात में जब किसी ने कहा होगा कि सर ये तो हो रहा है ईस्ट पंजाब में, इसके लिए कि जो हम वेस्ट पंजाब में करते रहे हैं, इसके अलावा जो 30 मिलियन मुसलमान बाकी हिंदुस्तान में है, यूपी के अंदर, सीपी के अंदर, उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, बंगाल के अंदर, अगर उनको भी उन्होंने वहां पे फिर ऐसे अटैक करना शुरू कर दिया और वो सारे पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन 1947 was 33.7 33.9 मिलियन, दैट इज ऑल। सब मिला के पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, और बलूचिस्तान, हाँ सिर्फ इतनी पॉपुलेशन थी। इससे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आ जाती तो पाकिस्तान तो collapse कर जाता। हम्म। It would not have the facilities to take care of twice as many Muslims as it had already. यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री थी। ये ठीक है, ग्रेनरी तो था, वो भी चंद इलाके पंजाब के, मगर ये कहाँ पर घर कहाँ पे देते, रहने के लिए कहाँ पे इंतजाम करते। तो तब जिन्ना साहब को और उसके एडवाइजर ने कहा होगा कि वी हैव टू टेक अ डिफरेंट स्टैंड।
ठीक है। जब जब इन्हें खबर ये मिली कि जो पार्टीशन हो रही है 3 जून की प्लान, और उसके मुताबिक 18 जुलाई का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, और अ, पंजाब और बंगाल असेंबली ने जो वोटिंग की थी, उसके बाद पंजाब भी पार्टीशन होना था और बंगाल भी होना था, तो जो पाकिस्तान मिल रहा था उससे 35 मिलियन मुसलमान बाहर थे। तो अगर ये वो बयान ना देते, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हमले शुरू कर दिए थे ना मार्च में हिंदुओं सिखों पे पंजाब के अंदर, तो क्या हिंदू और सिख वहां से ना फिर अटैक करते? तो ये तो एहसास उन महीनों में हो गया होगा ना, जब ये हमले जुलाई से कम ओपनली उधर भी होने शुरू हो गए। और ये 11 अगस्त में कितनी कोई अपना 1 मंथ 11 डेज का फर्क पड़ रहा है ना, तो रोज खबरें आ रही थी अटैक्स की। लेकिन बाकी इलाकों में कांग्रेस की हुकूमत थी और वहां पे इस तरह के अटैक लार्ज स्केल नहीं थे हुए। थोड़े से मेरठ में, कुछ अलीगढ़ में छोटे छोटे हो रहे थे, बट बाई एंड लार्ज कांग्रेस की हुकूमत ने वहां पे अमन रखा हुआ था। दिल्ली के अंदर हुए, जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो बात हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ यूपी एंड सीपी एंड द रेस्ट रिमेन पीसफुल। और उसकी वजह यह थी कि वहां पे हुकूमत इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। तो जब इन्हें एहसास हुआ कि अगर हमने ये ना कहा कि इक्वल राइट्स होंगे, तो फिर यहाँ के हिंदू सिखों को भी तो यही कन्विंस करना है ना कि आप मत जाएं। मगर मोर देन दैट, इंडिया को भी तो कन्विंस करना है ना कि आप उनके ऊपर अटैक ना करें, क्योंकि हम भी यहाँ पे माइनॉरिटीज का ख्याल करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि ये उनको एट द लास्ट मोमेंट खबर आई कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी feasible that we receive 40 million Muslims and we expel at the most 6 million Hindus and Sikhs, जो ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में बनते थे ना। ज्यादातर 6.5 होगा अगर बंगाल के भी इंक्लूड कर लें, बट स्टिल 35 मिलियन मुसलमानों को काउंट किया जाए, कंपेयर किया जाए विद 6 मिलियन हिंदूज एंड 6 एक्सपेल्ड, तो किसको ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है और उसके रिसोर्सेज कहाँ है उनको अकोमोडेट करने के? पाकिस्तान के पास तो ऑफिस के मटेरियल भी नहीं था कि वो उसको स्टेट को चला सकते। तो तो ये आपके ये स्पीच इसलिए की गई कि इंडियन गवर्नमेंट को कहा जाए कि हम यहाँ से हिंदू सिख नहीं निकालेंगे। वो एक और बात है अरविंद, जो मैं जोर से कहना चाहता हूं, कि उनकी स्पीच 11 अगस्त को हुई, लेकिन दिसंबर 1947 से इस इलाके में अगर हिंदू सिख ना जाते तो 21% हिंदू सिख वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन होनी थी। वो सब यहां से निकाल दिए गए और 1.6 बचे, वो भी सिंध के इलाके में ज्यादातर। तो उनकी जो प्रॉमिस भी थी ना, वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि अब ये जब किताब आएगी कि आप पढ़ें, उनके बयान बार बार हैं कि वी शुड ट्रीट द माइनॉरिटीज, सेफ गार्ड देम, ये वो, लेकिन किसी ने उस पर ख्याल नहीं किया। और वो दिल्ली में कराची में बैठे थे, कराची के अंदर से लोगों को निकाला गया और वहां पे उनका बयान है कि ये लोग आप क्या कर रहे हैं। सो हिज रिट वाज जीरो ड्यूरिंग दिस पीरियड। बयान होगा बट किसी ने उनकी सुनी नहीं। उन्होंने, देखो, लूट मार का जब दौर शुरू हो जाता है ना, तो कोई किसी की नहीं सुनता जब तक कि स्टेट पावरफुल ना हो। तो स्टेट तो अभी फॉर्मेशन में ही थी, बयान से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी हमारी इन्वॉल्व थी, हमारे जुडिशरी इन्वॉल्व थी, लोअर लेवल जुडिशरी, नॉट हाई लेवल। हाँ जी, वो पुलिस हमारी इन्वॉल्व थी। उधर से भी ईस्ट पंजाब के अंदर ये सारे इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत रही वहां पे उन्होंने ग्रिप रखी हुई थी, और वहां पे ऐसे अटैक अगर हुए तो बहुत थोड़े हुए। मसलन मेरी एक किताब है स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसके अंदर बयान है MQM के फॉर्मर चीफ का, अजीम तारिक का। ये उन्होंने कहा, आई कोटेड इट, कि नेहरू और ये बाकी लोग कह रहे थे कि आप मत जाएं, आपको हमारी यहाँ जरूरत है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पाकिस्तान
इस्लाम के नाम पे बन रहा है तो हम वहां जाके इस्लाम की खिदमत करेंगे। तो कांग्रेस ने तो कभी प्रोग्राम नहीं ना बनाया, और उसके बाद भी जब ये सारा कुछ हो गया तो 1947 दिसंबर में 9.8% मुस्लिम्स वर ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट पंजाब को भूल जाए, और वो अब 14.2% है आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक, कुछ लोग कहते हैं 15% है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू सिख पॉपुलेशन 1947 में 1.6% हो गई थी और आज भी 1.6% है, और उसमें से 90% जो है वो सिंध के इंटीरियर में ही रहते हैं, कुछ कराची में है, कुछ आपको लाहौर में भी मिल जाएंगे। बट दैट इज द फैक्ट जी। कि 11 अगस्त की स्पीच का सिर्फ एक मकसद था, टू कन्विंस द इंडियन गवर्नमेंट कि वहां से हिंदू सिखों मुसलमानों को एक्सपेल ना करें, हम यहाँ पे हिंदू और सिखों को एक्सपेल नहीं करेंगे। दैट पाकिस्तान कुड नॉट मेंटेन। जिना केप्ट ऑन सेइंग कि हमें अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल करना चाहिए, मगर वो नहीं हो सका, ये भी एविडेंस है। सो आई कांट ब्लेम हिम, आई कैन ओनली से कि जो प्रोसेस उनकी 7 साल की बातों से शुरू हुआ और लूट मार का निजाम शुरू हो गया, उसके बाद उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना, वो जो मर्जी कहते रहे हो। तो 11 अगस्त की स्पीच लेफ्ट और लिबरल्स को इसलिए पसंद है कि उसके अलावा ये कहें क्या, दे हैव नथिंग एल्स टू से भाई। The only speech they can really latch on is 11th August 1947 speech. उससे पहले की कोई स्पीच नहीं ऐसी, उसके बाद की कोई नहीं। हाँ, जिन्ना साहब ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान जो है ये एक आइडियल मुस्लिम स्टेट होगा और इस्लाम के मुताबिक हम माइनॉरिटीज को वेल ट्रीट करेंगे, बट दैट इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, दैट इज नेवर अ सेकुलर स्टेट, नेवर। कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है कि द पीपल ऑफ द बुक, ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड सेबियंस तो अब एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं, उनको राइट है कि वो मुसलमानों के अंदर के स्टेट में रहे बाय पेइंग जजिया। तो ये कुरान की एक है जिसकी वजह से हमेशा आप देखेंगे टर्किश एम्पायर में और क्रिश्चियंस और ज्यूज और ये रहे। तो इसके अलावा सेकुलर स्टेट का तो कोई नहीं है। There has never been a secular state स्वाय टर्की के, और टर्की की भी सेकुलर स्टेट तब बनी कि जब 99% पॉपुलेशन मुसलमान रह गई, और जितने वहां के ग्रीक थे और वो सारे थे वो वहां से चले गए, और ग्रीक आइलैंड्स पे जो मुसलमान टर्क थे वो वहां पे लाके बसाए गए। तो सेकुलर स्टेट जिन्ना साहब ने कभी एक दफा अपनी सारी जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं किया लफ्ज। तो ये सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने प्रमोट किया है, ये हो सकता है पॉलिटिकली इनको इसकी जरूरत हो, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान तो ना मुस्लिम डेमोक्रेसी बन सकी, वो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी कभी कभी बनी, कभी कभी वो इस्लामिक स्टेट बन गई, लेकिन सेकुलर स्टेट तो कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं ना बन सकी। तो एक स्पीच की बुनियाद पे आप क्या केस बिल्ड कर रहे हैं यार? हाँ, ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर मैं आपकी बातों का जो उसको सम अप करूं, वो ये है कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को जो स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत का आपके मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा, रियासत कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रिलीजन है, ये महज उन्होंने इसलिए कहा ताकि इंडिया की तरफ से जो हिंदूज और सिख्स हैं वो वहां के मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ ना उन्हें फोर्स कर दें माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि जिन्ना साहब वॉज वरिड, उनको इस बात का डर था कि अगर वहां से जो 30 से 35 मिलियन मुसलमान अगर पाकिस्तान में आ गए, फिर वो चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उन सब को वहां पर रख सकें, उन्हें अकोमोडेट कर सकें। इसलिए उन्होंने महज ये इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन जो हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की तरफ से जो लोग आ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप को ये मैसेज देने के लिए कि आप फिक्र ना करें, हमारे यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, शायद ये सोचकर वहां से इंडिया से जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान की तरफ ना खदेड़ा जाए, सिर्फ उसको रोकने के लिए उन्होंने ये स्पीच दी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिन्ना साहब पाकिस्तानी स्टेट में से जो उनका रिलीजियस एंगल है उसको निकालना चाहते थे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि 7 साल से, जैसे आपने कहा कि उससे पहले 1940 से लेकर 47 तक
लाहौर रेजोल्यूशन में जहां पे पाकिस्तान की डिक्लेरेशन हुई, वहां से लेकर 47 तक सारी की सारी मूवमेंट ही रिलीजन के नाम पर हुई थी। यही आपका। अच्छा, एक और जी। बात है, हम्म। अ, उसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज 11 अगस्त को भी कर दें। ये सारी दुनिया के डिग्नेटरी आए हुए थे, जी बिल्कुल। समझ गए आप, एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वहां पे जब स्पीचेस जिन्ना साहब की, ही वाज देन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी हम्म। था। तो दैट वाज द फॉर्मल रीजन के वो स्पीच कर रहे थे। अच्छा, वहां पे उनकी स्पीच से पहले लॉडेटरी क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स दी गई, लियाकत अली खान, बेगम शाह नवाज, और साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं किरण शंकर रॉय जो थे, यू सी, पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इनकी भी थी। कांग्रेस के हम्म। मेंबर भी थे, जी जी जो जी। ईस्ट ईस्ट बंगाल से थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। हम्म। सब उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि हाँ, मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो पार्टीशन के खिलाफ थी, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान बन गया है, आप मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, कायदे आजम, अब आप सारे पाकिस्तानियों के लीडर बन जाएं, हम्म। और मैं अश्योर करता हूं कि हम सब जो हैं आपको अपना लीडर मानेंगे और पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे। अब जब उन्होंने ये बोल दिया और वहां पे एक फॉरेन ऑडियंस भी है, तो जिन्ना साहब ने वहां से भी एक आइडिया लिया होगा। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट इन अंडरस्टैंडिंग द ओकेजन। हम्म। ये बड़ी अच्छी तो बात कही वहां आपने। ये बहुत, नहीं नहीं, ही वॉज ब्रिलियंट यार, ऐसी तो लीडर आदमी नहीं ना बन जाता। ठीक है। दिस मस्ट हैव बीन रियलाइजेशन कि यहाँ पे क्या बात करनी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, किरण शंकर रॉय के बयान ने पुट हिम ऑन दैट मॉरल सॉर्ट ऑफ थिंग ना, कि अब हम्म। आप हमारे लीडर बने, हम आपको फॉलो करेंगे। तो वहां पे भी उन्होंने इसको अकोमोडेट किया होगा। एंड ये तो है बातें जो होती हैं डेकोरेटिव, हाउ यू, एक जार्गन क्या आप इस्तेमाल करते हैं, रेट्रिक क्या आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई चीजें आदमी कह देते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक बात थी, जो मेन बात थी, वाज टू कन्विंस द इंडियन गवर्नमेंट कि वहां से मुसलमानों को एक्सपेल ना किया जाए। और मजे की बात यह है कि गांधी ने और नेहरू ने फिर इंश्योर किया कि वहां के मुसलमानों को वहां से एक्सपेल ना किया जाए। यह भी कहना बड़ा जरूरी है। जिन्ना साहब ने तकरीर तो कर दी, लेकिन बचा नहीं सके वहां के 21%। वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ईस्ट पंजाब में 23% तो रह गए, जो अब 8% या 10% हो गए हैं। वहां पे हिंदू जो है वक्तन फवक्तन निकाले ही जाते रहे हैं। मुस्लिम मगर लीग की लीडरशिप, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी रहा है उसके अंदर। वही तो मैं कह रहा हूं, हम्म। मेरा मतलब है कि कम से कम जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो मुसलमानों पे तो इस तरह के हमले नहीं ना हुए। अगर हुए हैं तो हुकूमत ने रोक लिया है। हम्म। दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन। जिन्ना साहब ने भी 11 अगस्त को कहने के बाद तो यही कहा ना कि हम माइनॉरिटीज का ख्याल रखेंगे, बट व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज ही कुड नॉट एटलीस्ट इन वेस्ट पाकिस्तान। वहां के 21% तो भागे अपनी जिंदगी के लिए और मारे गए रस्तों में। हाँ जी, 1.6% मिले बचे, और वो भी सिंध के अंदर, और हम्म। आज तक वही है। बिल्कुल, इसका तो ये, हवाला आपने हाँ, पंजाब की बुक में भी दिया है हाँ जी, कि जब वहाँ की सिख लीडरशिप के साथ में जब जिन्ना साहब बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से जब ये जो भी कंसर्न्स थे वो रेज किए गए कि जिन्ना साहब ने जब कहा कि आप हमारे साथ शामिल हों, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इस बात की, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको आप क्या गारंटी करते हैं, तो फिर उसमें जिन्ना साहब ने कहा कि माय फ्रेंड, आप घबराएं ना, माय वर्ड विल बी टेकन एज अ वर्ड ऑफ गॉड इन इन हम्म, इन इन पाकिस्तान। जिस पे वो कहते हैं कि अगर देन वी बैक्ड ऑफ, और हमें मालूम चल गया कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उससे चंद महीने पहले ही वहां पे रावलपिंडी और मुल्तान के अंदर सिखों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। उसको किसी ने भी कंडेम नहीं किया, नॉट अ सिंगल लीडर इंक्लूडिंग कायदे बिल्कुल आजम सही, हिमसेल्फ। बिल्कुल सही। बात यह है कि इसमें